शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। सीएम बोले कांगड़ के इतिहास का सबसे लंबा सत्र। शीतकालीन सत्र सफलतापूर्वक संपन्न। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बोले सरकार विपक्ष दोनों के सहयोग के लिए धन्यवाद। विधानसभा के अंतिम दिन दिखा अनोखा दृश्य। नशे के खिलाफ पक्ष विपक्ष एकजुट। कहा नशे का मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। नेता प्रतिपक्ष ने नशे पर जताई चिंता। कहा नशे के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार के साथ। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ किशन तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कांगड़ा के इतिहास में पहली बार लगातार 8 दिनों तक चला यह अब तक का सबसे लंबा सत्र रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान वॉकआउट भी हुए और कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा भी, जिससे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को मजबूती से उठाने का अवसर मिला। कांगड़ा के इतिहास में विधानसभा का सबसे लंबा सत्र हुआ है। कई मुद्दे उठे, कई वॉकआउट हुए, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी कई मुद्दों पर चर्चा की, कई विधेयक पास हुए। इसलिए मैं आज ये जो सबसे लंबा सत्र हुआ है, इसमें कांगड़ा के सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकार बंधु जिन्होंने ये कवर किया उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा धर्मशाला का शीतकालीन सत्र सफलतापूर्वक संपन्न होते हुए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चले इस सत्र के दौरान कुल 8 बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 35 घंटे की कार्रवाई हुई। उन्होंने इसे वर्ष 2005 के बाद आयोजित सबसे लंबा शीतकालीन सत्र बताया। आभार कि ये जो है काफी वर्षों के बाद जो शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला में होता है, तपोवन में होता है, वो उसका आज समापन है। और इस सत्र में हमने 8 बैठकों का आयोजन किया और अब साल भर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है 35 सीटिंग की, वो लगभग जो है अब बड़े सालों के बाद हमने पूरी की है। तो ये जो है ये एक खुशी की बात भी है कि विधानसभा तपोवन में ये जो है पहली बार 8 सीटिंग का आयोजन हुआ है। और मीडिया के साथियों का भी आभार है कि आप 8 की 8 सीटिंग में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए चिट्टा विरोधी अभियान के तहत 16 दिसंबर को प्रस्तावित मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने अधिक से अधिक लोगों को, खासकर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके और जिला को चिट्टा मुक्त बनाया जा सके, इसलिए खुद मुख्यमंत्री इस मेगा वॉकथॉन की अगुवाई करेंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि जो 16 तारीख को टेंटेटिवली एंटी चिट्टा वॉकथॉन का यहाँ पे हमीरपुर में आयोजन होना है, उसकी रूपरेखा कैसी रहेगी और उसी के अरेंजमेंट्स को लेके ये मीटिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये मानना है कि चिट्टा को और ड्रग अब्यूज को बिना लोगों की पार्टिसिपेशन के, बिना जनरल पब्लिक की सहयोग के हम उसको खत्म नहीं कर सकते। तो प्रदेश स्तर पर, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है कि हमने
युवाओं को नशे से दूर रखना है। और ये जो चिट्टा जो सिंथेटिक ड्रग है, जो आज हर गांव हर कस्बे में इसका इस्तेमाल हो रहा है और हमारे नौजवान अपनी ऊर्जा को और अपने लाइफ को खत्म कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये प्रयास है कि इसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करें और पूरी सरकार इसी काम में लगी हुई है। इससे पहले भी शिमला में और धर्मशाला में हाल ही में काफी बड़े स्तर पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और जल शक्ति विभाग ने क्षेत्र में मौजूद कमजोर और जोखिम पूर्वक सीवरेज चैम्बर्स को बदलने पर सहमति जताई है। विभाग जल्द ही उन डिफॉल्टर्स को भी नोटिस जारी करेगा जिन्होंने वर्षा जल की निकासी को सीवरेज चैम्बर से जोड़ रखा है और बाद में अपने पानी के कनेक्शन हटवा दिए थे। अधिकारियों के अनुसार ऐसे जो अवैध जोड़ गंदे पानी के ओवरफ्लो की समस्या बढ़ाते हैं और इसी के साथ नगर परिषद के अधिकारियों ने भी नाले की मरम्मत सफाई के लिए मंजूरी दे दी गई है। वहीं बता दें कि स्थानीय लोगों की मांग के बाद नालों की क्षतिग्रस्त दीवारों और वहीं ढक्कनों और रुकावटों को दुरुस्त किया जा सकेगा, वहीं ताकि बरसात के समय जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो। ग्रेट खली द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर बड़ा पलटवार करते हुए तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने ठोस दस्तावेजों के साथ पूरा मामला साफ कर दिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि खली द्वारा जमीन को लेकर फैलाया जा रहा विवाद पूरी तरह झूठ और भ्रामक कहानी है। उनकी लैंड जो है किसी और को दे दी गई या किसी और के तहसील में काट दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो केस है ये नायब तहसीलदार कोंडा साहिब के कोर्ट में लगा है। इस केस नंबर है 11/25 11/25 जो कि डिसाइडेड हुआ है 25/5/2025 को। इस विषय में उन्होंने कहा कि हमारे जो लैंड है उस पर जो है कोंटा के कुछ लोग जो है कब्जे के माध्यम से वहाँ पर आए, गुंडे लेकर आए और पुलिस भी साथ में आई। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप पहले केस की पूरी जानकारी रखें। ये जो केस टाइटल है बिमला देवी बनाम हेमलता, इसमें बिमला देवी जो है वो एप्लीकांट हैं और बाकी सारे इसमें रिस्पोंडेंट हैं। तो ये जो केस है इसकी प्रोसीडिंग्स हमारे पास चली हुई थी, तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी थी कि 20/5/2025 को जो रेवेन्यू की टीम वहाँ पर गई थी, चाहे डिमार्केशन के लिए गई थी या पार्टीशन प्रोसीडिंग्स के लिए, कि उसको रिफ्रेन किया जाए। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए 18/7/2025 को दोबारा से क्योंकि मैटर जो है पेंडिंग था, सब जुडाइज था हमारे कोर्ट में, तो कंटिन्यू करते हुए चलिए खबरों में आगे बढ़ते और प्रदेश में विकास कार्यों का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर ठेकेदार आज विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। और वहीं बता दें कि ठेकेदारों ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताई। उनका कहना है कि ट्रेजरी में महीनों से बिल फंसे पड़े हैं, जबकि विकास कार्य उन्होंने अपनी जेब से खर्च कर पूरे किए हैं। वहीं ठेकेदारों में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस बयान को लेकर भी नाराजगी देखी गई, जिसमें उन्होंने सदन में ठेकेदारों की मंजी ठोकने की बात कही थी। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि वे अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मिलकर स्थिति से अवगत कराएंगे। ये देखिए, पेमेंट्स करवाना ये भी हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। ये जरूर है कि इसमें थोड़ा वित्तीय संकट रहा है, काफी समय से रहा है, उसके बावजूद हमने इसकी अदायगी करी है। बहुत से हमारे जो चाहे वो पीएमजेएसवाई है, नबार्ड है, सीआरएफ है या हमारे एएमपी के जो कार्य चलते हैं उसका हमने भुगतान किया है। कुछ पेंडिंग भी है, मैं उस चीज को भी मानता हूँ और हम लगातार इस विषय को जो वित्त विभाग है उनसे उठा भी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से उठा रहे हैं और जैसे जैसे ये कार्य होता रहेगा उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं लगातार जितने भी ठेकेदार एसोसिएशन के लोग हैं, साथी है, उनसे मैं लगातार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे भी मैं उनको आगाह करता हूँ और मैं उनको बिल्कुल साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से समझाता हूँ कि ये स्थिति है, हमने इसको निपटना है, मिलकर निपटना है। उसमें उनका सहयोग भी मिलता है, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, पर ठीक है, हम तो परिवार में ही नाराजगी भी परिवार में ही होती है। तो मैं तो जो है उनकी बात भी सुनता हूँ, पर हम इसको ठीक करेंगे
मिलकर ठीक करेंगे और मिलकर जो है हर चीज पे कार्रवाई होगी, ये मैं पूरा विश्वास। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर सैनिक कल्याण विभाग ने उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल सहित अन्य अधिकारियों को बैज लगाकर इसे मनाया। बता दें कि 7 दिसंबर को अवकाश के चलते आज इस दिन को मनाया गया है और उप निदेशक अनुमेहा पराशर की अगुवाई में विभागीय कर्मचारियों ने झंडे वितरित किए और एकत्रित धनराशि भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण पर इस्तेमाल की जाएगी। सुंदरनगर में जवाहर पार्क में बाहरी राज्यों के व्यापारियों को मेला लगाने की अनुमति दिए जाने को लेकर उठा विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इस मुद्दे को विधायक राकेश जम्वाल ने सदन में उठाया तो वहीं अब पूर्व सीपीएस और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोहन लाल ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का इस अनुमति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेला लगाने की परमिशन देना पूरी तरह नगर परिषद सुंदरनगर का विषय है। ऐसे में विधायक सुंदरनगर को राज्य सरकार पर आरोप लगाने के बजाय नगर परिषद से ही जवाब मांगना चाहिए। ये मुद्दा माननीय विधायक जी ने विधानसभा में उठाया और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भाजपा के नेताओं ने कोई भी कार्य कहीं हो रहा है उसमें सरकार को कोसने की आदत बना ली है, सरकार को क्रिटिसाइज करने की आदत बना ली है। जबकि भाजपा के जो हमारे विधायक हैं उनको इस मुद्दे को उठाने से पहले अपने जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस मेले की परमिशन दी है और जो कि भाजपा के सुंदरनगर मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानकारी ले लेते, उनसे पूछते। सरकार को पूछने के बजाय, सरकार को कोसने के बजाय अपने अध्यक्ष महोदय से पूछते कि आपने व्यापारियों के जो ये जिसका व्यापारी लोग ऐतराज कर रहे हैं उनके ऐतराज के बावजूद आपने मेला ग्राउंड की परमिशन क्यों दी। ये सवाल उनको अपने अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहिए था, ना कि सरकार से पूछना चाहिए था। सरकार ने तो जो नगर परिषद ने पैसे लिए, इजाज़त दी, अब अगर एसडीएम ने इसकी दी होगी तो कानून व्यवस्था के नज़र उनको एक एप्लीकेशन गई होगी, उन्होंने उसको यस किया होगा और तो सरकार का। आज विधानसभा सत्र के 8वें और अंतिम दिन भाजपा विधायक दल एक विशेष संदेश के साथ सदन में पहुंचा। सभी भाजपा विधायकों ने चिट्टा मुक्त हिमाचल, एक नया हिमाचल लिखी जर्सी पहनकर नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने की कोशिश की। विपक्ष ने कहा कि चिट्टा के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता और कठोर कार्रवाई की जरूरत है और यह मुद्दा किसी भी तरह की राजनीति से ऊपर है। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार चिट्टा माफिया पर लगाम कसने में विफल रही है। वहीं इसीलिए विपक्ष जनता की आवाज बनकर सदन के भीतर और बाहर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। नशा आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा देश, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं। और हमें सबसे बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर के है कि आने वाली जनरेशन को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल देवभूमि में भी नशे का प्रचलन कभी किसी दौर में बॉर्डर एरिया में होता था, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट होते थे वहाँ उसके बॉर्डर के साथ होता था। आज चिट्टा सुदूर जहाँ आदमी भी नहीं पहुँचता है, पहुँचने में मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर भी चिट्टा पहुँच गया, नशा पहुँच गया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ने की बात है और हम इस बारे में सरकार को पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर सरकार कोई योजना बनाती है, विपक्ष के विधायकों का भी उसमें सहयोग लेकर के इस नशे के खिलाफ अभियान चलाने में काम करना चाहती है तो हमारी सेवाएं उसमें निश्चित रूप से होंगी। सरकार ने संशोधन किया है, आप प्रदेश में ये बाकी बातें बाद में।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा तपोवन में शीतकालीन सत्र के 8वें और अंतिम दिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। विधानसभा के गेट नंबर 1 के बाहर नशे के बढ़ते खतरे के विरोध में पक्ष और विपक्ष एक मंच पर नजर आए। दोनों दलों के विधायकों और नेताओं ने एक साथ नारे लगाकर प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ अपना कड़ा संदेश दिया है। वहीं बता दें कि नेताओं ने कहा कि नशे का मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है और इस पर सामूहिक लड़ाई ही कारगर होगी। सभी ने समाज को जागरूक करने, युवाओं को इस बीमारी से बचाने और ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं विधानसभा परिसर के बाहर लगे इस अनूठे प्रदर्शन ने साफ संकेत दिया है कि हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त समाज के लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साझा प्रयास करने को तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बढ़ते हुए नशे को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि नशा पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। हमारा देश प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। नशा आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है और यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ राजनीति से ऊपर उठकर लड़ाई करने की बात है। हम इसको लेकर प्रदेश सरकार को सहयोग भी देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ 3 साल में 5,500 करोड़ आपदा के लिए हिमाचल को दिए। आगे भी सहायता आएगी, लेकिन यह सहायता सरकार चलाने के लिए नहीं, आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए आएगी। कांग्रेस के नेताओं के जेब में नहीं जाएगी। और ये चाहते हैं कि 1500 करोड़ रुपए ऐसे आए जैसे कि ट्रेजरी में नहीं, सरकार के खाते में नहीं, इनकी जेब में आए। वो तो नहीं हो सकता है। पूरा हिमाचल प्रदेश त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है। 3 साल सरकार के त्रासदी में बीते और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा के अंदर 1500 करोड़ रुपए नहीं आए, 1500 करोड़ रुपए नहीं आए। हमने कहा कि जो 5,500 करोड़ रुपए का जिक्र आदरणीय प्रभारी श्रीकांत जी ने यहां पर किया, पहले उसका हिसाब दीजिए। 5,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से डिजास्टर का पैसा आया, लेकिन क्या वो डिजास्टर प्रभावित इलाकों को मिला है? क्या उन लोगों को मिला जिनके परिवार के सदस्य चले गए, जिनके घर चले गए, जिनकी जमीन चले गई? नहीं मिला। और कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए लाइए, 1500 करोड़ रुपए लाइए। और ये चाहते हैं कि 1500 करोड़ रुपए ऐसे आए जैसे कि ट्रेजरी में नहीं, सरकार के खाते में नहीं, इनकी जेब में आए। वो तो नहीं हो सकता है। और धर्मशाला में छात्र आंदोलन में एबीवीपी लाल हो गई है। पिछले कल प्रदर्शन के दौरान जोरावर स्टेडियम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कथित पुलिस बल प्रयोग ने माहौल गर्म कर दिया है। बता दें कि अभाविप ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार पर छात्रों की आवाज कुचलने का आरोप लगाया। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो पुलिस बल का दुरुपयोग जारी रहा तो आंदोलन और बड़ा होगा। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कदम उठाती है। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए जाते हैं, तब कैसे वहां पर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया जाता है, उस विषय में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। अगर मैं बात करूं पूरे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद बड़े लंबे समय से 3 सालों से संघर्ष करता आ रहा है अपनी छात्र मांगों को लेकर। और विद्यार्थी परिषद ने अपने हर एक मंच से ये चेताया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में छात्रों को लेकर क्या क्या समस्या है, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो, चाहे वो पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, ऐसी अनेकों समस्याएं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और इसको अपने मंच से विद्यार्थी परिषद ने इस प्रदेश सरकार को बताया है कि ये समस्याएं पूरे हिमाचल प्रदेश में है, जिसके लिए
विद्यार्थी परिषद बड़े लंबे समय से अभी कुछ दिनों से 11 सूत्रीय मांगों पर अपने कैंपसेस में और हिमाचल प्रदेश के सभी कैंपसेस में, यानी कि इस पूरे शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर जहां एबीवीपी पिछले 20 दिनों से आंदोलनरत था और विधानसभा घेराव 3 तारीख को जहां विद्यार्थी परिषद कर रही थी, इस विधानसभा घेराव को ध्वस्त कैसे किया जाए इसको लेकर के भी प्रदेश के मुखिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यही कारण है कि पिछले कल डिग्री कॉलेज धर्मशाला के अंदर एक कार्यक्रम उन्हीं के ही पिछलग्गू छात्र संगठन यानी कि सोनिया जिनकी मम्मी है वो कहने वाले लोग एक कार्यक्रम रखते हैं। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होता है? तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। आप समझिए कि वो जानते थे कि इस धर्मशाला के अंदर सबसे बड़ा महाविद्यालय यानी कि संख्या की दृष्टि से देखेंगे सबसे बड़ा महाविद्यालय कोई है तो धर्मशाला डिग्री कॉलेज है। और उसी डिग्री कॉलेज के अंदर वो कार्यक्रम रखते हैं और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते भी हैं और पहुंचते हालांकि वो रात के 10 बजे हैं, क्योंकि मुझे लगता है रात में वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको भनक थी, उनको पता था, वो डरते हैं विद्यार्थी परिषद से और इसी वजह से वो रात में कार्यक्रम में आते हैं, दिन में कार्यक्रम में नहीं आते हैं। ये भी एक सोचने वाला विषय है कि मुख्य अतिथि के तौर पर आप जा रहे हैं लेकिन रात के 10 बजे जो है वहां जबरदस्ती छात्रों को बैठा करके प्रधानाचार्य अन्य अध्यापक गणों द्वारा जबरदस्ती छात्रों को बैठा करके प्रिंसिपल खुद वहां पर बैठे रहते हैं रात के 10 बजे। क्यों? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री जी के करीबी बनना है, उनको मुख्यमंत्री जी की चमचागिरी करनी है। तो कुल मिलाकर के हमारी इस विधानसभा घेराव को ध्वस्त करने का भरपूर प्रयास प्रदेश की प्रशासन, प्रदेश की सरकार अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से 2 दिन पहले ही हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन 2 दर्जन के करीब कार्यकर्ताओं को, जिसमें 6 छात्रा बहनें थी, उनको जेल के अंदर डाला जाता है ताकि हमारा ये विधानसभा घेराव कैसे ध्वस्त हो सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद भी करूंगा हर एक कार्यकर्ता का भी, हर एक उस न्यूट्रल स्टूडेंट का भी जो कार्यकर्ता अपने हक की लड़ाई के लिए इस विधानसभा घेराव के अंदर लगभग 2000 की संख्या का जिला कांगड़ा के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और इस विधानसभा घेराव को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। यानी कि जिस घेराव के लिए हम लोग आए थे, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग आए थे, उसके बारे में नैन्सी जी ने आपके समक्ष वो विषय रखा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है और यह राशि प्रदेश को निश्चित रूप से प्राप्त होगी। वहीं डॉक्टर जनक राज ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आपदा के समय लगातार हिमाचल के साथ खड़ी है और राहत कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो पक्ष की अगर हम बात करें तो पक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है। आखिरकार जो 1500 रुपए है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर जो घोषणा की थी कि प्रदेश को 1500 रुपए दिए जाएंगे, आखिरकार वो कब आएंगे? फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज जी, इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार यही आरोप लगाया जाता है कि आखिरकार जो 1500 है कब तक आएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, इन लोगों को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी में देश के प्रधानमंत्री हैं जो जी, उनमें और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है पूरी दुनिया जानती है। और मोदी जी की ये खुद की ये स्टेटमेंट है कि किसी भी नेता की विश्वसनीयता जनता के बीच में जो बनती है वो अपने कथनों पर टिके रहने से बनती है। जी, ये नहीं कि आज कुछ कह दो कल कुछ कह दो। मोदी जी ने जो कहा है 1500 करोड़ हिमाचल को आपदा में देने के लिए, वो बिल्कुल सत्य कहा है और वो दे रहे हैं, देंगे। समस्या क्या हो रही है? समस्या क्या हो रही है कि मोदी जी वो 1500 करोड़ जो देंगे, मोदी जी ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि ये पैसा केवल आपदा प्रभावित लोगों को मिले, जिनका नुकसान हुआ है उनको राहत और पुनर्वास के लिए पैसा लगे। और किस तरीके से इस पैसे को हम भेजें ताकि इनके चोर दरवाजे से पैसे को, भ्रष्टाचार जो ये करते रहे हैं आपदा में भी, उसके रास्ते बंद किए जाएं। इनको तकलीफ इसी बात से हो रही है क्योंकि मोदी जी ने इस तरीके से टाइट करके उस पैसे को देना है कि उसमें से इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये चाह रहे हैं कि
उस पैसे को सीधे एकदम खाते में डाल दिया जाए। मोदी जी उस पैसे को चिन्हित करके देने वाले हैं कि इतने घरों का कितना नुकसान हुआ है उसके लिए कितना पैसा देना है, रोडों का क्या नुकसान हुआ है उसके लिए कितना पैसा देना है, जानों का जो नुकसान है उसके लिए कितना देना है, किस चीज के लिए कितना, उसको मीन्स टाइड मनी कहा जाता है कि जो एक विशेष कार्य के लिए पैसा दिया जाता है। तो उनको जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ केवल इस बात से हो रही है क्योंकि उनको उस 1500 करोड़ में से खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है। और डॉक्टर साहब काफी आप चर्चा में रहते हैं, चाहे विधानसभा क्षेत्र या भरमौर में जाइए, अन्य किसी भी वोट क्षेत्र में जाते हैं, तो आप खासकर प्रचार के साथ साथ लोगों की जन समस्याओं के साथ सुनते सुनते उनका इलाज भी करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स आता है, लोगों का क्या कहना रहता है? देखिए ऐसा है ना कि लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, यहाँ विधानसभा चल रही है, यहाँ पे भी कई पहुंच रहे हैं, अभी भी कुछ आ रहे हैं और आते रहते हैं, कोई भी पूछता है। तो अब ये तो मेरे पास स्किल है जो मैंने 15 साल पढ़ाई करके प्राप्त किया है। अब मेरा ये मानना है कि इस स्किल का इस्तेमाल जितना जन कल्याण के लिए, देखिए राजनीति में आने का मकसद क्या है, कोई किसी पद प्रतिष्ठा या पैसे के लिए राजनीति में थोड़ी आए हैं। राजनीति में आए जन सेवा के लिए, किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके से हो। अब जो जिसको जो तकलीफ है, चाहे वो शारीरिक बीमारी की तकलीफ है, चाहे कोई प्रशासनिक काम में देरी की परेशानी है या कोई और समस्या, तो वो अपनी समस्या लेके हमसे आते हैं, अपनी समस्या का जिक्र करते हैं। जितनी क्षमता ईश्वर ने हमारे भीतर दी हुई है उस क्षमता से हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी मदद करें। और रही ये डॉक्टरों की बात है, तो अब कोई जब मेरे चुनाव प्रचार के या मेरे राजनीति के किसी भी कार्यक्रम के बीच में जब लोग अपनी रिपोर्टें लेके आ जाते हैं तो मैं उनको क्या कहूँ, मना कर दूं? उनको मैं निराश करके भेज दूं कि नहीं मैंने आपको नहीं देखना है? तो ये तो मेरा एक चिकित्सीय धर्म भी है और मानव सेवा जब करने का रास्ता चुन लिया है तो वो किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, हमारा ध्येय केवल एक है कि मानव सेवा। और वो सेवा भी हम इस तरीके से नहीं कि भाई केवल मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग मदद मांगते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ, बाकी को नहीं करता। कोई व्यक्ति जब हम कुछ कोट्स हैं जो हमारे जीवन का काम करने का सिद्धांत भी बनती हैं कि व्यक्ति अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो वो व्यक्ति आपको अपने जीवन के अंधकार में एक रोशनी की तरह देख के आपसे उम्मीद लेके आता है। और हमें प्रयास करना चाहिए, मुझे ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति कोई उम्मीद लेके हमारे पास आए तो उसकी यथासंभव जितनी क्षमता हमारे भीतर है हमें मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर जनक जी, इनका समय से कहना है, खासकर चाहे डॉक्टर थे या फिर अभी भी जो विधायक मानव सेवा के लिए आगे आए हैं। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।